आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड दैट इज अवर वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्टली हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स के दो चैप्टर्स पढ़े थे, एटम्स एंड न्यूक्लियर। वेव ऑप्टिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली। और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। एंड बेसिकली देखो, वेव ऑप्टिक्स में अगर आप लोगों ने 11वीं क्लास में एसएचएम एंड वेव्स पढ़ा है, ठीक है, या फिर 12th में अल्टरनेटिंग करंट ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आपको वेव ऑप्टिक्स में काफी हेल्प मिलने वाली है। इस चैप्टर में बेसिकली देखो हमें पढ़ना क्या है, हमें कुछ नए फिनोमिनन्स पढ़ने हैं जो आपने शायद अभी तक ना पढ़े हो। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड हाइजेन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो चैप्टर के बेसिकली यही तीन मेन पार्ट्स हैं। इसमें आज हम लोग इंटरफेरेंस वाला पार्ट सबसे पहले टैकल करेंगे, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको बिल्कुल भी वेव ऑप्टिक्स पहले से नहीं आती, तो हम बिल्कुल एकदम फंडामेंटल से शुरू करेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, और वहां से फिर आगे देखेंगे कि इसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी मच फंडामेंटल टॉपिक कि भाई वेव क्या होती है ना। तो सबसे पहले सबको पता है, हम लोग हमेशा जनरली अपने सिलेबस में जो वेव है वो साइन वेव ही आती है ना, तो यहाँ पे भी कुछ नया नहीं है, साइन वेव है, ठीक है। ये एक साइन वेव है जनरल, ठीक है। अब ये क्रेस्ट और ये ट्रॉफ है ना। अब ये क्रेस्ट और ट्रॉफ ये मिलाकर क्या बनाते हैं, ये डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। सबको पता है ये लैम्डा सिंबल, ठीक है। अब ये हमारी वेवलेंथ है। दिस डिस्टेंस, जितना ये वेव ऊपर जाती है या फिर जितना ये वेव नीचे जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ए एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब लेट अस सपोज दैट कि वेव को जो एक वेवलेंथ कवर करने में टाइम लगता है, दैट इज टी, एंड टी इज द टाइम पीरियड। एंड इंपॉर्टेंट थिंग देखो, अब ये वाई एक्सिस, क्योंकि हमारा चैप्टर लाइट के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग जनरली एम्पलीट्यूड लेंगे, जर्नल एम्पलीट्यूड, जर्नल डिस्प्लेसमेंट यू कैन से, है ना। वाई और एक्स कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लोग एसएचएम में लेते थे, बट अगर आपने अल्टरनेटिव करंट पहले पढ़ा हुआ है तो हम लोग वहां पे वाई एक्सिस पे करंट लेते थे। वैल्यू ऑफ करंट, जितना भी करंट उस इंस्टेंटेनियस टाइम पे होता था वो यहाँ से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम लोग वाई या एक्स लेंगे। अब देखो एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्स एक्सिस यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ यहाँ पे ये एंगल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एंगल, अगर आप लोगों ने रोटेशन मोशन पढ़ा है क्लास 11th में, तो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगल अपॉन टाइम। अगर आप लोगों को याद है वहां पर, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगल अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो अगर थीटा को ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा टी से भी हम लोग इन जनरल हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये वेव के जनरल कंपोनेंट्स हैं, बेसिक हैं, आप लोगों को पहले से आता होगा, नहीं आता तो अब समझ लेना इसको, है ना। अब देखो ये जो वेव है, अगर इसकी इक्वेशन लिखनी हो यहाँ पर, तो मैं इक्वेशन यहाँ पर इसकी कैसे लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने एक साइन वेव बनाई है, ठीक है। तो साइन वेव की इक्वेशन, साइन वेव साइन इक्वेशन होगी, कैसे लिखेंगे, देखो अभी इस एक्सिस पे मैं मान लेता हूँ ये वाई एक्सिस है, तो वाई इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा, ओके। अगर इस वेव की हमें इक्वेशन लिखनी हो तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है। अब ये इक्वेशन कैसे आई, जस्ट देखो ये साइन का ग्राफ था, साइन का ग्राफ था मतलब y इज इक्वल्स टू sin थीटा का ग्राफ था, ठीक है। अब देखो sin थीटा की वैल्यू है वो तो +1 या -1 उन्हीं के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है हमारी वेव जो है वो +1 से -1 के बीच में फ्लक्चुएट करे, उसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, साइन के आगे हमेशा एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ताकि अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो तो वहां पे वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया था a, ठीक है। अगेन थीटा को मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैंने यहाँ पे ओमेगा टी लिख दिया। तो ये अपनी जनरल इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, ओके। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन के बीच में चेंज क्या आ सकता है, वैसे आप लोगों ने सारी इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं एसएचएम के अंदर, बट स्टिल अगर हमारे पास यहाँ पे दो वेव्स हैं, एक ये वेव है एंड अनदर वेव है, ठीक है। ये दोनों वेव्स एकदम सेम है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी,
ओके, अब ये वेव एग्जैक्टली सेम है इस वेव के जैसे, बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा गैप है। इस गैप को आप लोग क्या बोल सकते हैं, पाथ डिफरेंस, है ना, पाथ डिफरेंस बोल सकते हैं हम लोग। फेज डिफरेंस भी पढ़ेंगे, मैं इन जनरल बस अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ। सपोज करो कि दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस क्या मतलब हो गया, इन जनरल अगर बिल्कुल कच्चे भाषा में समझे तो फेज का मतलब हो गया एंगल, ठीक है ना, कि दोनों वेव्स के बीच में अगर एंगल का गैप है, या फिर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, थोड़ा आगे चल रही है, थोड़ा पीछे चल रही है, अगर ऐसा कोई गैप है लेकिन वैसे दोनों वेव्स सेम है, तो हम लोग इक्वेशन के अंदर एक फैक्टर ला सकते हैं फेज डिफरेंस वाला, ठीक है। कैसे ला सकते हैं, फेज डिफरेंस का जो सिंबल है वो हम लोग लेंगे फाई, फेज डिफरेंस, ठीक है। इस वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस वेव की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, यानी सेम इक्वेशन है, बस इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, फाई को इंट्रोड्यूस कर दिया। सो इट इज जस्ट अ जनरल आइडिया, ये भी कोई आर्टिकल या कुछ नहीं है, मैं जस्ट आपको याद करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा था। ये सारी फंडामेंटल चीजें हैं जो हम लोग इंटरफेरेंस में क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सी अभी हमने देखो वेव के बेसिक पैरामीटर्स देख लिए, और वो क्यों देखे, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे लाइट, और लाइट का यहाँ पर हम वेव कैरेक्टर स्टडी करेंगे, मतलब यहाँ पर हम ये मानेंगे कि लाइट इज अ वेव, ठीक है। और कौन सी वेव मानेंगे हम लोग, साइनोसोडल वेव, यानी कि साइन या कोसाइन वेव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है जिसका नाम है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। अभी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है, देखो इससे पहले ये समझते हैं कि वेव्स एक्चुअल में होती क्या है। देखो अगर अपन 11th क्लास में जाएं तो वेव्स क्या करती थी, एसएचएम के अंदर वेव्स क्या करती थी, पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती थी, है ना, याद है ना, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो वेव जो थी वो पार्टिकल्स को क्या करती थी, वाइब्रेट करती थी। अब लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, ये मान लो, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है। इधर से एक वेव आती है, ठीक है, और वो वेव इस पार्टिकल को क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, ठीक है। और ये कैसे वाइब्रेट करेगी, ये इस पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा देगी, ठीक है। जैसे ये वेव नंबर 1 जब इस पार्टिकल से टकराएगी तो क्या होगा, ये पार्टिकल गया 3 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। अब एक है हमारे पास वेव नंबर 2, ये वेव जब आती है तो ये पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर नीचे गिराएगी। इस पॉइंट पे जब ये स्ट्राइक करेगी तो पार्टिकल क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही ये वेव इससे टकराएगी क्या होगा, ये पार्टिकल वापस यहीं पर आ गया 3 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने इन वेव के टकराने से पहले इस पार्टिकल को देखा था, आपको पता था पार्टिकल यहाँ पर है, आप गए, वेव टकरा गई, आप वापस आए, आपको वो पार्टिकल वहीं का वहीं मिला, है ना। तो बेसिकली आप लोग क्या बोलोगे, शायद कुछ हुआ ही नहीं, है ना। यही सुपर पोजीशन है। सुपर पोजीशन का मतलब है कि हमारे पास एक पार्टिकल है या कुछ भी है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां पर अलग अलग वेव्स आकर उस पॉइंट पर आकर क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। ये जस्ट एक एग्जांपल था कि भाई हाँ देखो मुझे कुछ पता नहीं चला, ऐसा जरूरी नहीं है, इसका 3 हो सकता है, इसका 2 हो सकता है, पार्टिकल यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ कहीं पे भी मोशन कर सकता है। जब एक से ज्यादा वेव्स आपस में मिक्स होती हैं, देखो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी पार्टिकल या मीडियम की जरूरत नहीं होती है ना अपने मोड ऑफ प्रोपगेशन के लिए, तो वो कैसे भी चल सकती हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, लाइट के हिसाब से, लाइट के हिसाब से ये है कि जब मल्टीपल वेव्स आपस में मिक्स होती है, ठीक है, तो वो मिक्स होने के बाद एक रिजल्टेंट वेव बनाती है, ठीक है ना, वो एक नई वेव बनाती है, और वो वेव दोनों वेव्स की डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर रिजल्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर रिजल्ट क्या, कि मतलब इस वेव की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या थी, 3 अप, इस वेव की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या थी, 3 डाउन, और 3 अप एंड 3 डाउन को जोड़ोगे तो आंसर क्या आना चाहिए था, 0। तो ये वेक्टर ही हो गया ना, ठीक है। अगर स्केलर होता तो 3 + 3 हम लोग डायरेक्टली 6 कर देते हैं ना। अब ऐसा ये हो सकता है, एक वेव जो 3 ऊपर लेके जाती है, एक वेव जो अगेन 3 ऊपर लेके जाती है, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 6 अप, ठीक है। अगर एक वेव 3 ऊपर लेके जाती है, एक वेव 2 नीचे लेके जाती है, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 1 अप। तो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि जब मल्टीपल वेव्स किसी एक पॉइंट पर आकर मिक्स होती है तो उनकी उस समय जो डिस्प्लेसमेंट है, अब देखो यहाँ पे जो वेव्स की वो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है ना, एक वेव इस तरह से चल रही है। पार्टिकल जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों ने 11th क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है एसएचएम एंड वेव्स के अंदर, है ना। तो यहाँ पर अगर एक वेव इस तरह से मोशन कर रही है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे देखो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट बार बार बदलता जा रहा है, ठीक है।
अब जिस पॉइंट पे वेव मिक्स होंगी उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। ये नहीं है कि आप उससे पहले या बाद वाला डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। जैसे कि इस पॉइंट पर ये वेव एक दूसरी वेव के साथ मिक्स हो रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। अब इस पॉइंट पे यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सपोज अगर वो x है और इधर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सपोज 0, तो हम यहां पे x अप प्लस 0, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले और बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो ये हमारा बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको जो समझना है, इसके अंदर कोई एज इट इज मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन यहां पर हमारे पास एक स्पेशल मैथमेटिक्स है जो हमें एक्चुअल में पढ़नी है, और वो है इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस भी एक्चुअल में क्या है? सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। हम लोग एक्चुअल में इस चैप्टर में दो ही वेव्स को मिक्स करेंगे, उससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें क्या करना है बेटा, दो वेव्स को मिक्स करना है, दो वेव्स का सुपरपोजिशन करना है, लेकिन ये दो वेव्स होंगी थोड़ी स्पेशल वेव्स, और वो है कोहेरेंट वेव्स। अभी कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं वो हम लोग देखते हैं, पहले आप इस पे देख सकते हैं। सुपरपोजिशन हम लोगों ने देख लिया क्या होता है ना, ये है वेक्टर मिक्सिंग ऑफ वेव्स, है ना। अब हम लोग ये देखेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है, पर इंटरफेरेंस से पहले हम लोग एक सोर्स का स्पेशल टाइप पकड़ते हैं, एंड दैट इज कोहेरेंट सोर्स। अब ये कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, सेम, ठीक है ना। जब कोई भी ऐसा सोर्स हो जिसमें से निकलने वाली लाइन बिल्कुल सेम होती है, जितनी भी वेव्स उसमें से निकल रही हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कोहेरेंट सोर्स। मतलब कोहेरेंट सोर्स वो होगा जिसके अंदर जो लाइट निकलेगी, ठीक है ना, लाइट हैज सेम फ्रीक्वेंसी एंड constant phase difference। 5 Now this is very important, constant phase difference होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो दो लाइट वेव्स हैं उनके बीच में जो एक बार आपने एंगल सेट कर दिया, अब ना वो वही रहना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर ये एंगल चेंज होगा, ठीक है ना, बट इनिशियली जब सोर्स में से लाइट निकल रही है ना, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, या फिर आप कह लो कांस्टेंट पाथ डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ अपने आप ही सेम हो जाएगी एक मीडियम में, है ना। तो यहाँ पर ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। और मैं आपको बताता हूँ कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट करना रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली दो सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। दो सोर्स क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो भाई, अब दो अलग अलग सोर्सेज हैं, और सोर्सेज में जो बेसिक कॉज है लाइट के पैदा होने का वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन। अब जब लाइट कैसे निकलती है कि भाई इलेक्ट्रॉन है, एक्स साइड होकर ऊपर वाली ऑर्बिट में चला गया, ऊपर वाली ऑर्बिट से वापस नीचे वाली ऑर्बिट में आया, तो उसने एनर्जी को क्या कर दिया? इमिट कर दिया। अब वही कॉज है क्या है? बेसिकली लाइट या एनर्जी के प्रोड्यूस होने का, ठीक है। अब दो सोर्सेज जिसमें बिल्कुल सेम टाइम पे सेम ही तरह की ट्रांजिशन हो, ऐसा देखो बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए जनरली कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, और एग्जैक्टली कोहेरेंट सोर्सेज हो भी नहीं सकते। तो अगेन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और फेज डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगेन यहाँ पर एक वर्ड आपको और देखने को मिलेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक, अब इसके तो देखो नाम से पता चलता है इसका क्या मतलब है। मोनो का मतलब होता है वन, और क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ या फिर कलर। तो ऐसी लाइट जिसके अंदर सिंगल वेवलेंथ होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब कि येलो लाइट निकल रही है तो येलो निकल रही है। अब येलो में भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, जैसे 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही है, तो वो 5000 एंगस्ट्रॉम ही है, ठीक है, उसमें से कोई और वेवलेंथ नहीं निकलेगी। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड कोहेरेंट सोर्सेज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसकी प्राइमरी कंडीशन ही ये है कि उसके अंदर का अगर सोर्स कोहेरेंट होगा तभी आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज होंगे ही, ठीक है। तो दीज आर द टू डेफिनेशंस फॉर दिस। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टूड व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये है क्या इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने के लिए हम वही एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, कि उन्होंने
इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सोर्स लेंगे, ठीक है, ये सोर्स है और ये सोर्स कैसा सोर्स है, कोहेरेंट, यानी कि इसमें से निकलने वाली लाइट जो है वो क्या है, मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें से लाइट निकलने वाली है वो मोनोक्रोमेटिक। हम क्या करेंगे, दो सोर्सेज तो कोहेरेंट हो नहीं सकते, तो इसी में से निकलने वाली लाइट को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक सोर्स मान लेंगे S1 और दूसरा मान लेंगे S2, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ये जो S1 एंड S2 है ये क्या है, दो कोहेरेंट सोर्सेज है, ठीक है। अब सामने लगा देंगे एक स्क्रीन, ठीक है। अब यहां सामने लगा दी एक स्क्रीन, तो S1 से अब यहां पर लाइट आगे मूव करेगी स्क्रीन की तरफ और S2 से लाइट आगे मूव करेगी स्क्रीन की तरफ। अब सपोज करो ये है स्क्रीन का सेंटर, इधर S1 से लाइट गई इधर और S2 से लाइट गई इधर, और यहां पर आकर क्या हो गया, ये हो गई इस लाइट की सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब ये लाइट यहां पर आकर क्या हो गई, मिक्स हो गई, ठीक है। अब मुझे पता है ये लाइट यहां पर क्या थी, कोहेरेंट लाइट थी। अब कोहेरेंट लाइट थी तो कोहेरेंट लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक तो इनके बीच में या तो फेज डिफरेंस होगा नहीं, और होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। अब अगर इस लाइट ने और इस लाइट ने यहां पर आकर आपस में ये लाइट मिक्स हो गई, अभी देखो मैं ये मान लेता हूं कि दोनों लाइट का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है ना। वैसे कोहेरेंट सोर्सेज के अंदर लाइट का एम्पलीट्यूड सेम हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो हम सेम एम्पलीट्यूड की लाइट ही लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इधर से लाइट गई इधर पहुंची, इधर से लाइट गई इधर पहुंची, ठीक है ना। अब ये लाइट जब इधर आपस में मिक्स हो गई तो क्या होगा, देखो लाइट, ठीक है, और ये दूसरी लाइट, ठीक है। अब अगर इन दोनों लाइट्स की बात करें, दोनों वेव्स की बात करें, तो इनके अंदर फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। फेज डिफरेंस क्यों है जीरो, फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस। एंगल का डिफरेंस मतलब देखो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो एंगल क्या है अभी 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टिकल है या जो भी वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी 0 है और इसका भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। फेज डिफरेंस क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है तो होगा क्या कि दोनों वेव्स आपस में सुपर इंपोज करेंगे और सुपर इंपोज करके इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से मिल जाएगा और ट्रफ से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक और बड़ी वेव बन जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखो यही केस होने वाला है। कैसे केस होने वाला है ये वाला, कि देखो इधर से लाइट आई इधर से लाइट आई, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल हुआ उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल हुआ, ठीक है। यानी कि पाथ डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया, पाथ डिफरेंस में चेंज नहीं आया तो फेज डिफरेंस में भी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। तो अगर हम ये वाला केस लेते अब क्या होगा, इसने अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने अलग, ठीक है। तो हो सकता है यहां पर इसका पता नहीं कौन सा पॉइंट है और इसका कौन सा पॉइंट है और मिक्स होकर पता नहीं क्या रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। अगेन अगर हम ये केस ले, ठीक है, यहां पर देखिए इसने अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस तरह से हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि स्क्रीन के हर पॉइंट पे जो वेव्स इधर उधर जा रही है, ठीक है, उनका होगा सुपरपोजिशन, है ना। और सुपरपोजिशन होने की वजह से स्क्रीन के हर पॉइंट पे लाइट की अलग अलग इंटेंसिटी आएगी, ठीक है ना। उसमें से कुछ इंटेंसिटीज में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो इंटेंसिटी क्या है, एक तो ये दिस, इसके अंदर क्या हुआ है, क्रेस्ट से डायरेक्ट क्रेस्ट सुपर इंपोज हुई है और सुपर इंपोज होने के बाद कुछ ज्यादा ही ब्राइट वेव बनकर बाहर आ गई है, ठीक है ना। और ये जो ब्राइट वेव बनकर बाहर आई है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या किया हम लोग ने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बिल्कुल अपोजिट, अपोजिट इन द सेंस कि अगर एक वेव ऐसी होती, ठीक है, और दूसरी वेव होती इस तरह से, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है ना। तो क्रेस्ट से ट्रफ मिलता और रिजल्ट क्या मिलता, रिजल्ट मिलता 0, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल अंधेरा, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया कि दोनों वेव्स आपस में मिल गई और कुछ ज्यादा ही बड़ी वेव बन गई, कुछ ज्यादा ही चमक बढ़ गई, है ना। और बाकी सारी इंटेंसिटीज भी आएंगी, मतलब
जीरो से लेके ये मैक्सिमम जो भी है आपका, ठीक है, इसके बीच में जितनी इंटेंसिटीज है वो सारी की सारी इंटेंसिटी स्क्रीन पे होंगी, लेकिन किस पॉइंट पे कौन सी इंटेंसिटी होगी, इसके लिए अगेन हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो सबसे पहले हम लोग ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो देखो मैंने स्टेटमेंट पास कर दिया कि दो वेव्स मिक्स होंगे और मिक्स होके एक नई वेव बनेगी। क्या ये बात सच है? सच में ही दो वेव्स मिक्स होके एक नई वेव भी बनेगी, और नई वेव बनेगी तो क्या वो साइन वेव भी बनेगी, ठीक है ना, और साइन वेव बनेगी तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करना है, तो वो अभी हम लोग डिराइव करेंगे। तो तब तक के लिए देखो अब आप लोगों को इंटरफेरेंस समझ में आ गया। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब है द मिक्सिंग और द सुपर इम्पोज ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज विच हैव सेम एम्पलीट्यूड। मतलब इंटरफेरेंस हैज स्पेसिफिक कंडीशन, द कोहेरेंट सोर्सेज मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड व्हेन दे सुपर इम्पोज इट इज नोन एज इंटरफेरेंस। एंड नाउ आवर सेकंड आर्टिकल इज the mixing of two coherent sources or the superimposition of two coherent sources. So let us start. So अभी तो हम जो नेक्स्ट आर्टिकल करने वाले हैं उसमें हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। बेसिकली मतलब क्या हुआ इसका कि हम लोग अब यहाँ पे दो कोहेरेंट वेव्स को मिक्स करने वाले हैं। तो एवरीथिंग शॉर्ट अगर बोलो तो यहाँ पे क्या होने वाली है? मिक्सिंग ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स। ये हमारा मेन आर्टिकल है। यहाँ पे हम लोग टू कोहेरेंट वेव्स को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, ठीक है। और मिक्स करने के बाद देखेंगे कि जो नई वेव है वो कैसी बनती है और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि सुपरपोजिशन यानी मिक्सिंग है ना, ये मिक्सिंग का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है जो भी पर्टिकुलर वेव की उस समय डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर सम, है ना। अब दो वेव्स आएंगे, एक की डिस्प्लेसमेंट है x1, दूसरे की है x2, दोनों का हमें क्या करना है? वेक्टर सम करना है, ठीक है। तो वेक्टर सम करने के लिए पहले हम लिखेंगे वेव्स की इक्वेशन। सो सपोज करो पहली जो वेव है मेरे पास वो है y1 और इधर है ये, इसकी इक्वेशन है a1 sin ओमेगा t, ठीक है ना। y1 इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t और यहां पर हमारे पास क्या है? a1 इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा t, ठीक है। दूसरी वेव है y2 is equals to a2 sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अभी ओमेगा t प्लस 5 क्यों लिया? क्योंकि देखो जब वो स्लिट S1 और S2 में से लाइट निकल गई थी तब उनके बीच में फेज डिफरेंस आ गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस लेना पड़ेगा एंड बिकॉज यही फेज डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होगी उसके लिए। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है 5 का, ठीक है ना। अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे? मैं दोनों वेव्स को ऐड कर दूंगा सिंपली, इनका वेक्टर सम। तो वेक्टर सम क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ठीक है ना। अब देखो y इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अब इस आर्टिकल में सारी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, ऐसा एज सच कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो हमें ज्यादा कुछ समझना हो। तो बेसिकली देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब सबसे पहले यहाँ पे मुझे sin ओमेगा t प्लस 5 दिख रहा है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे sin a प्लस b का, ठीक है ना। सो sin a प्लस b का फॉर्मूला आप सबको आता होगा सर, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin a cos b प्लस cos a sin b एंड a2 मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जिनको फॉर्मूला नहीं आता, sin a प्लस b इज sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। ऐसे बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है, सबको आता होगा, ठीक है। अब अगेन अब देखो हम क्या करेंगे, जो सेम पैरामीटर्स है उनको क्लब कर लेंगे। मतलब देखो इधर भी sin ओमेगा t है, इधर भी sin ओमेगा t है, इसको मैं लूंगा यहां से कॉमन, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया? sin ओमेगा t कॉमन आ गया एंड a1 प्लस a2 cos 5, ठीक है, प्लस a2 sin 5 cos ओमेगा t, ओके।
अब देखो इसमें नेक्स्ट हमें क्या करना है, इससे आगे अब कोई ना कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अब ये जो y आया है, ठीक है, ये वेव है, कैसी वेव है, इमेजिनेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब मैं अब आपसे बोलूं ये इक्वेशन देखो और सोचो ये कैसी वेव बन रही है, मतलब आप सोच ही नहीं पाओगे ये कैसी वेव बन रही है ना, इसमें इतने सारे साइन और कॉस के कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस वेव को और ज्यादा श्रिंक करेंगे, ये हमारा रिजल्ट है, इसको और ज्यादा श्रिंक करेंगे। और श्रिंक करने के लिए ना मैं वापस वही फॉर्मूला यूज करूंगा साइन a प्लस बी वाला, ठीक है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, है ना। अगर हम ध्यान से देखो तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इस टर्म को साइन a मान लूं, ठीक है, साइन ओमेगा t को, तो कॉस ओमेगा t मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस a, ठीक है। मतलब मेरे पास साइन a है, कॉस a है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कॉस का पैरामीटर है, यानी ये जो कॉस के वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है, इनको उठा के हम लोग मान लेते हैं पूरा पूरा एज इट इज कॉस b, ठीक है। और जो बाकी वैल्यूज बच गई इनको हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, साइन b, और देखो फिर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन a cos b cos a sin b, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर इस जो ये एक्सप्रेशन है इसको श्रिंक करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे है, यहाँ पे एक छोटा सा और हमें चीज देखनी पड़ेगी। लेट अस स्टार्ट विद इट कि a1 प्लस a2 cos 5 ये हमारे पास हो गया cos b, ठीक है। और आप कुछ भी मान सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसे कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, आपको यहाँ पे b मानना है b मान लेना, ठीक है, फाई मानना है, x मानना है, जो इच्छा है आपकी वो मान लेना, ऐसे जो कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है। तो मैं तो यहाँ पे b मानूंगा, b मान लूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को cos b अज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आ जाए, ठीक है। इन केस अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो cos को उस वैल्यू को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि cos की वैल्यू +1 से -1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती है। तो ऑलवेज जब भी हम किसी को cos या साइन अज्यूम करते हैं साथ में कांस्टेंट जरूर लेते हैं। मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा रहा हूँ साथ में r, ठीक है ना, ताकि अगर वैल्यू बड़ी छोटी हो गई तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। और हमारी थर्ड इक्वेशन क्या होगी, a2 sin 5, so a2 sin 5 इज इक्वल्स टू r sin b, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेकंड और थर्ड को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट सेकंड एंड थर्ड इन 1। तो देखो अब हमारे पास क्या आएगा, साइन ओमेगा टी, इसको साइन ए नहीं लिखना है, मैं जस्ट समझाने के लिए था। तो साइन ओमेगा टी ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर कॉस बी, प्लस इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर साइन बी इंटू कॉस ओमेगा। ओके, अगेन आर को हम ले लेंगे कॉमन, और यहां पे हमारा फॉर्मूला बन गया साइन ओमेगा टी प्लस कॉस बी साइन बी कॉस ओमेगा टी, यानी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहां पे हमारे पास y क्या आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा r कॉमन आ जाएगा, एंड इट विल बी साइन ओमेगा टी प्लस बी। ना अब ये जो वेव आई है ना, इट इज इमेजिनेबल। अब इसको इजीली इमेजिन कर सकते हो, एक ऐसी वेव है, ये एक साइन वेव है, ठीक है ना, ये एक साइन वेव है जिसका फेज डिफरेंस फ्रॉम दिस वेव क्या है, कैपिटल B, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, R है, ठीक है ना। तो इसको देखो कितने इजीली हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया है, मतलब जब दो वेव्स मिक्स हुई, कौन सी वेव, y1 और y2, तो मिक्स होकर जो तीसरी नई वेव बनी है वो भी साइनसोइडल वेव है, यानी कि वो साइन वेव है या कोसाइन वेव भी आ सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप मैथमेटिक्स कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया है वो भी साइन वेव है, ठीक है, और वो साइन वेव क्या है, इसका फेज डिफरेंस इस पहली वाली वेव से क्या है, कैपिटल B, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, R। अब देखो सारा खेल अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड का आ गया। अगर तो ये एम्पलीट्यूड हो गया 0, ठीक है, तो हो गया मतलब
डिस्ट्रक्टिव यानी डार्कनेस आ गई है ना, और अगर ये R हो गया मैक्सिमम तो फिर क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो अब भी इस आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे फिनिश नहीं करेंगे, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस आर्टिकल में जो R की वैल्यू है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, यानी हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा R की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा जो अभी हमारा आंसर है इसको एक वेव फॉर्म में भी समझने की कोशिश करेंगे एंड देन हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां तक नोट करो। सो देखो बेटा, हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे y1 और y2 का सुपरपोजिशन किया हम लोगों ने और रिजल्ट आया y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 एंड ये रिजल्ट क्या था हमारे पास, r sin ओमेगा t प्लस b, है ना। अब r क्या है यहाँ पर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। यही जो चीज हम लोगों ने मैथमेटिकली समझी थी उसको एक वेव डायग्राम बनाकर समझते हैं। वेव डायग्राम बनाकर कैसे समझते हैं, सपोज करो अगर मुझे y1 को रिप्रेजेंट करना है वेव फॉर्म में, ये है मेरा y1, ठीक है, ये हमारा y1 है, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, ओके। एंड सेकेंडली अगर मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है y2 को, तो y2 को देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y2 ये हो गया, ठीक है। अब y2 और y1 में डिफरेंस क्या है, y2 और y1 में हमारा डिफरेंस था 1, इसका एम्पलीट्यूड क्या था a1, इसका एम्पलीट्यूड क्या था a2, और मान लेते हैं यहाँ पर ये जो फेज डिफरेंस है, वैसे ये फेज डिफरेंस ऐसे डिनोट नहीं किया जा सकता बट समझने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस हमने लिया था वो क्या था 5 था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तीसरी वेव जो मेरे पास बन के आई है y, उसको अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो वो रिप्रेजेंट होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो फेज डिफरेंस है ये कितना है, कैपिटल B, ठीक है, और यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है R, ठीक है। तो अगर मतलब हमें डायग्राम के हिसाब से सोचना हो कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, तो ये हुआ है यहाँ पर कि दो साइन वेव्स थी, आपस में मिक्स हो गई, मिक्स होने के बाद फिर एक साइन वेव बन गई, और जो साइन वेव बन गई उसका एम्पलीट्यूड है R और फेज डिफरेंस क्या है B। दिक्कत क्या है कि ये जो R है ना ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे R आया है ना, R की वैल्यू ऐसे नहीं है 2 5 8 10 15 20 फिक्स नहीं है, वो R की वैल्यू अभी हम निकालेंगे आर्टिकल के नेक्स्ट पार्ट में। वो जो R की वैल्यू है ना उसके अंदर आएगा एंगल यानी कि फेज डिफरेंस, ठीक है। तो वो वहां से ये बार बार R की वैल्यू होगी चेंज, कभी 0 हो जाएगी कभी मैक्सिमम हो जाएगी, तो हमें यही देखना है कि वैल्यू कब तो 0 होगी और कब होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड। So let us continue with that article again, उस आर्टिकल को फिर से शुरू करते हैं। और अभी हमारा एम क्या है, हमारा एम है R की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो मैं वहीं पे चला गया हूं, देखो जहां पे हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अज्यूम किया था, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे R फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन B और कॉस B को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सबसे इजी तरीका क्या है, स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, R बच जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 2 and 3 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर b प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 कॉस 5 का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन 5 का स्क्वायर। ओके, नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे देखो r स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पर इसका देखो स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 sin 5 का स्क्वायर। ओके, अगेन यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, ये हो गया r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर cos स्क्वायर 5 है और ये है sin स्क्वायर 5, a2 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा 1। तो मैं स्टेप को डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे a1 स्क्वायर प्लस देखो a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर 5 sin स्क्वायर 5 1 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5,
ठीक है, ये हमारे पास देखो किसकी वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। या फिर आप कह सकते हैं आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का अंडर। ठीक है, इसका मतलब देखो जो एम्पलीट्यूड है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, किस किस पे, a1 a2 और cos फाई। अब a1 a2 तो देखो जो आपने वेव एक बार ले ली वो तो वही रहेगी, वो तो चेंज हो नहीं सकती, लेकिन ये जो फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो बार बार चेंज होगा। इधर S1 से वेव निकलेगी, S2 से वेव निकलेगी। ठीक है, कैसे मुड़ती है वेव्स और कहां किस पॉइंट पे कंबाइन होती हैं, हर पॉइंट पे अलग अलग फाई था, है ना, जैसे सेंटर में फाई 0 था, ऊपर किसी वेव ने अलग डिफरेंस पाथ ट्रेवल किया था, नीचे वाली वेव ने अलग पाथ ट्रेवल किया था। तो बेसिकली ये वैल्यू बार बार चेंज होगी, तो इसका मतलब आर की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग आएगी, स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट्स पे आर की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे, बट बिफोर दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बी, अगर आप यहाँ पे बी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हो। अब देखो ये आपको कुछ कुछ ना बिल्कुल भाई ट्रायंगल लॉ इन वेक्टर एडिशन उसके जैसा लग रहा है ना, तो करना भी बिल्कुल वैसे ही है। हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, डिवाइड थर्ड एंड सेकंड, तो आपको यहाँ पे बी मिल जाएगा कैसे, आर साइन बी अपॉन आर कॉस बी इज इक्वल्स टू a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos 5। तो r से r कैंसिल आउट हो गया, sin b अपॉन cos b दैट इज योर tan b। तो tan b विल बी इक्वल टू दिस मच a2 sin 5 प्लस a1 प्लस a2 cos 5। Okay, so these are your two answers. Again, tan b is not that much important, ये आपसे कोई ज्यादा नहीं पूछता है बोर्ड्स में। ठीक है, this expression is very important. And the next what we are going to do, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे r की अलग अलग वैल्यूज क्या हो सकती हैं। Until then इसको नोट करो। So let us move further. अभी देखो हम लोगों ने क्या रिलेशन डिराइव किया, r is equals to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi। ओके ना, अब देखो यहां पर अगर मुझे ये पता करना हो कि r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगर r की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी हो तो a1 a2 तो देखो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं सकते, चेंज होगा फाई। और अगर cos फाई मैक्सिमम हुआ तो r भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब मुझे वो बताओ cos फाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, और cos फाई मैक्सिमम कब होगा, अगर आपको वो नहीं याद है तो आपके हेल्प के लिए यहाँ पे ग्राफ बना दूं। ठीक है, cos फाई ये 0 डिग्री, ठीक है, ये क्या है 5 डिग्री, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ठीक है, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, 0, 2 पाई, 4 पाई, मतलब इवन नंबर ऑफ पाइस पे। ठीक है ना, इवन मतलब 2, 4, 6 है ना, तो cos फाई मैक्सिमम कब होगा, जब फाई क्या होगा 2n पाई, 2n फॉर द इवन नंबर एंड फॉर द पाई। ठीक है, तो यहाँ पे r मैक्सिमम का क्या होगा, r मैक्सिमम की वैल्यू के लिए हम लोग लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई तो 1 हो गया। ठीक है ना, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व कर क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इट विल बी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो फॉर मिनिमम, ठीक है, तो r मिनिमम देखो यहां पे क्या होगा, r मिनिमम विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू -1। ठीक है, cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है -1, और cos फाई -1 कब होता है, cos फाई -1 होता है ऑड नंबर ऑफ पाइस। ठीक है, यहां पे देखिए ये क्या होता है पाई, अगेन ये 2 पाई हो जाएगा, ये क्या होगा 3 पाई, फिर अगेन ये 4 पाई हो जाएगा, इधर क्या आएगा 5 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई फर्स्ट सॉरी पाई 3 पाई 5 पाई। तो जितने भी ऑड नंबर ऑफ पाई हैं, ठीक है, उनके लिए
उनके लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इन जनरल अगर मुझे लिखना होता है यहाँ पे 5 क्या हो सकता है, 2n - 1 5, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली चले तो यहाँ पे देखो आर मिनिमम क्या आएगा, यहाँ पर स्क्वायर में डालूंगा। सो आर मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोच रहे हो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल आउट क्यों नहीं किया है ना, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। आज की वीडियो को अभी हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, इससे ज्यादा मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा। एंड इसमें अभी हमें आगे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे अभी इंटेंसिटी को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, और A1 और A2 को हम लोग यहाँ पे इक्वल करेंगे, ठीक है, और स्लिट गैप के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये आर्टिकल अभी काफी आगे जाएगा, बट जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन से अभी मैंने इसमें पाथ डिफरेंस के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया। फॉर द इंट्रोडक्शन ताकि आप लोग पूरा इसको पढ़ सके, तो यहाँ पे आज हम लोग ब्रेक लेंगे एंड फर्दर जो इस आर्टिकल के और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है एंड द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस आर्टिकल एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो हम लोग कल देखेंगे। सो आज के लिए इतना काफी, ठीक है।